नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और आज हम बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के तहत जो गवर्नर जनरल ने शासन किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया जाता है अपने शासित क्षेत्रों में, उन शासित क्षेत्रों में क्या क्या सुधार कार्य किए जाते हैं, किस तरह के नियम लागू किए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी करें। उसी क्रम में आज पढ़ रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, उसके दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो भूमि के राजस्व संग्रहण से संबंधित किस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं और स्थायी भूमि स्थायी जो है व्यवस्था की जाती है, भूप्रबंध स्थायी भूप्रबंध की व्यवस्था की जाती है लगान वसूली के लिए, उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो बात करते हैं स्थायी भूप्रबंध। इसे स्थायी भूमिकर व्यवस्था भी समझो। लगान राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो प्रबंध इनके द्वारा किए गए और उन्हें स्थायी कर दिया गया। 1290 ईस्वी में ये व्यवस्था जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई और इन्हीं व्यवस्था को 1293 ईस्वी में 1290 में 10 वर्ष के लिए लागू किया गया। एक खाका बनाया गया कि किस तरीके से राजस्व लगान को वसूल किया जाएगा। जो किसानों द्वारा कृषि उपज की जाती थी और जो उसी दौरान पीछे मुगल सत्ता की बातें करें तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो सिस्टम उनका था, उस रेवेन्यू सिस्टम में इन्होंने क्या क्या सुधार किए और उस रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने परमानेंटली कर दिया, स्थायी कर दिया, ये उन्होंने किया। और इसी भू प्रबंध के बारे में आज हम देख रहे हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा क्या किया जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो गवर्नर जनरल बना के भारत भेजा जाता है और उनको विशेष दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप भारत जाकर जो भारत की राजस्व व्यवस्था है उसमें सुधार करोगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ आते हैं भारत और इसके बाद यहाँ की पद्धतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, आराम से देखते हैं। उसके अलावा दो उनके जो मित्र होते हैं, एक तो जॉन शोर यहाँ पहले से अधिकारी थे और जेम्स ग्रांट यहाँ से अधिकारी थे। इनके सहयोग से लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाए, भूमि कर व्यवस्था में सुधार किया जाता है। इसमें बात करें तो जॉन शोर ये तो जमींदारों के समर्थक थे, जो जमींदार वर्ग है, जमींदार उसके सहयोगी थे, और ये जो किसानों के समर्थक थे, किसानों के समर्थक थे। इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और उसके बाद ये कुछ निष्कर्ष पे पहुंचे और उस निष्कर्ष के दौरान इसे जो स्थायी भू प्रबंध की व्यवस्था होती है, स्थायी भूमिकर व्यवस्था होती है बंगाल के अंदर। अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर बात करें हम तो भूमि का उपभोग कौन करता था, जो जमीन होती थी उसका उपभोग तीन व्यक्ति करते थे। एक आप बात करोगे तो पहले जो शासक होगा या ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे समझ लीजिए सरकार, और दूसरी बात करें तो इसमें होंगे जमींदार, जो बीच का वर्ग है, जमींदार जो बगैर मेहनत के खाता है वो रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देता है, और तीसरा हो गया किसान। ये तीन व्यक्तियों के द्वारा भूमि का जो उपभोग किया जाता है और किसान द्वारा उपजाई गई जो उपज है उसके ऊपर जो रेवेन्यू कलेक्ट करके इसको ब्रिटिश सरकार को देते हैं जो जमींदार। अब तीनों में ये व्यवस्था करनी कि कौन उपज का कितना भाग रखेगा और कौन उपज का कितना भाग रखेगा। तो ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये दीवानी और फौजदारी अधिकार दोनों मिल जाते हैं, राजस्व अधिकार, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार और जो कानून व्यवस्था प्रबंध करने में, तो जब शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देखा जाती है उसके पास प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी होती है और उन्होंने ये बेहतर समझा कि जो पहले से इसी क्षेत्र में काम करे जमींदार वर्ग और राजस्व वसूल करके जो इकट्ठा करके सरकार को देते हैं, उन्हीं को ये काम सौंप दिया जाए तो अतिरिक्त भार ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी नहीं आएगा। उसी को अपनाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी मान लिया। अब पहले ये विवाद हुआ कि जो जमीन है उसका स्वामी कौन है। तो जमीन का स्वामी अगर पहले बात करें तो पहले किसान को जमीन का स्वामी मानता जाता था, वो सरकार की बगैर आज्ञा के जमीन को खरीद और बेच सकता था। अब किसान की बजाय जमींदारों को जमीन का जो स्वामी मान लिया गया और जमींदार किसान से बगैर पूछे ही जमीन को बेच सकते थे और खरीद सकते थे। तो ये किसानों के साथ यहाँ ज्यादती होती है और इनका जो
ईस्ट इंडिया कंपनी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का सीधा सीधा उद्देश्य होता है कि एक अपना वफादार और समर्थक वर्ग तैयार करना जो विकट परिस्थितियों में हमारे काम आए। अगर विद्रोहकालीन स्थितियां हो, किसी तरह इनका वजूद जो अस्तित्व खतरे में आए, तो ये लोग उसके समर्थन में आए। और ऐसा ही हुआ था। जो 1857 का रिवोल्यूशन होता है, 1857 की क्रांति, उस क्रांति के दौरान जमींदार और जो शासक वर्ग है, इनके वफादार अंग्रेजों, उनके द्वारा ही अंग्रेजों के लिए जो स्थायी जो स्तंभ का कार्य किया गया और अंग्रेजों की सरकार को बचाने का कार्य किया गया। तो इन्होंने जमींदारों को स्वामी मान लिया और उन्हीं को अधिकार दे दिए रेवेन्यू कलेक्ट करने के। बोले राजस्व आप एकत्रित करके हमको दोगे, और इससे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अतिरिक्त भार भी खत्म हो जाता है। तो ये व्यवस्था की 1290 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना एक खाका प्रारूप तैयार किया कि जिसके तहत लगान की वसूली होगी और लगान में किन किन जमींदारों को कितना अपने पास रखना है, कितना हमें जमा कराना है। उस प्रारूप को तैयार करके 1290 ईस्वी में तैयार किया और उसी को पेश किया और उसको लागू कर दिया 10 वर्षों के लिए। बोले ये व्यवस्था कब तक रहेगी? 10 वर्ष। जब उसके परिणाम देखे 2-3 वर्षों के लिए, तो इनको ये व्यवस्था अच्छी लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इन्वेस्टर है उनको भी अच्छी लगी। तो इन्वेस्टरों और इनके माध्यम से प्रयास करके ये व्यवस्था को 1293 में स्थायी कर दिया जाता है हमेशा के लिए। बोले यही व्यवस्था रहेगी। और ये बंगाल में अगर रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें तो राजस्व की, तो ये आज़ादी के पश्चात तक यही व्यवस्था देखने को मिलती है, जो 1954 ईस्वी तक 54 ईस्वी में जाके इसे समाप्त किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। अब इन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्शन में हिस्सा रखा कि अगर जमींदार वर्ग जो ज़मीन है उससे जो राजस्व वसूल करके अपने को देगा, तो उसकी एवज में उसकी जो लागत आ गई तो कुछ हिस्सा वो अपने पास भी रखा। तो उसमें ये तय किया जाता है कि 8/9 हिस्सा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा और रेवेन्यू कलेक्ट करने, राजस्व एकत्रित करने के रूप में 1/9 हिस्सा मिल जाएगा जमींदार को। अगर ऐसे आप इसे साधारण वे में समझो कि 9 रुपये अगर एकत्रित किए हैं तो उसमें से 1 रुपया तो रखेगा जमींदार, और उसके अलावा 8 रुपये है तो 8 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार, उसको राजस्व के रूप में जमा करवाएगा। अब बात करते हैं इनके द्वारा कर ली जाती है स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो स्थायी जो बंदोबस्त है उसकी विशेषताओं की बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया है, तो उसमें ये पहली विशेषता तो इसकी यही रहती है कि किसानों की बजाय जमींदारों को ज़मीन का स्थायी स्वामी यानी वास्तविक स्वामी मान लिया जाता है और ज़मीन किसानों से जो स्वामित्व का अधिकार छीन लिया जाता है और ये अधिकार जमींदारों को दे दिया जाता है कि आप ज़मीन को खरीद या बेच सकते हैं। और अब जो स्थायी भू प्रबंध व्यवस्था कर दी जाती है तो उसके पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, अन्य करों की समाप्ति कर दी जाती है, यानी अन्य कोई भी कर नहीं होगा, अन्य करों की समाप्ति कर दी जाती है। अन्य करों की समाप्ति इसके द्वारा कर दी जाती है। यहाँ पे ये इसकी मुख्य विशेषता रहती है। जमींदारों से न्यायिक अधिकार, जमींदारों को राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया। कहा पहले जमींदार दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकारों को उनके पास थे, तो अपने स्तर पर ग्रामीण स्तर पर छोटे न्यायिक कार्य भी इनके द्वारा किए जाते। तो अब क्या किया, इन्हें सिर्फ राजस्व एकत्रित करने का अधिकार दिया गया और बाकी अधिकार इनसे छीन लिए गए। न्यायिक अधिकार, क्योंकि न्यायिक अधिकार के तहत हमने सुधा जो कल पढ़ा था कॉर्नवालिस कोड के तहत जो अलग अलग दीवानी और फौजदारी न्यायालय की विषय जो स्थापना कर दी जाती है और उनका न्यायिक क्षेत्र भी तय कर दिया जाता है, तो इनसे न्यायिक अधिकार ले लिए जाते हैं। अब इसमें जमींदारों को वफादार वर्ग, ये पहले भी हमने तैयार किया, जमींदारों का समर्थक जॉन शोर था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये भी जो कुलीन परिवार से आता, जमींदार वर्ग से आता था, तो इसने भी जमींदारों के हितों को ध्यान में रखा और इस तरीके से जमींदारों का एक बहुत ही अच्छा समर्थक है जो वर्ग इनके लिए तैयार हो गया, जो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी की रक्षा के लिए तत्पर रहता है विकट परिस्थितियों के दौरान ही। अब इसके एक जमींदारी में एक ये जो नियम है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सूर्यास्त का नियम। उसके बाद हम गुण और दोष की भी चर्चा करें। सूर्यास्त नियम तय किया गया जो इसे जो भू प्रबंध जो रेवेन्यू कलेक्शन की
सिस्टम तैयार किया गया, उसमें जो स्थायी भूमिकर व्यवस्था की गई, उसके दौरान ये सूर्यास्त नियम बना दिया गया। सूर्यास्त नियम से क्या समझोगे आप? सूर्यास्त नियम ये तय किया, जिस जमींदार को अगर निश्चित समय तक वो अपना जो राजस्व जमा नहीं करवाता एकत्रित करके, तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा, और जमींदारी को नीलाम करते हुए दूसरे व्यक्ति को उसकी जमींदारी दे दी जाएगी, इसकी एवज में उससे पैसा वसूल लिया जाएगा। अतः अगर आपने सूर्य अस्त निश्चित समय पर सूर्य अस्त होने से पहले पूरा लगान जमा नहीं करवाया तो उसकी जमींदारी और जागीरी जब्त कर ली जाती है। सूर्यास्त नियम इसके तहत बनाए। अगर कोई जमींदार इसमें बेईमानी करता है तो उसके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई की जाती है। अब गुण दोष की बात करें तो इसमें क्या फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को होता है और क्या नुकसान होते हैं, और किसानों को किस तरह के नुकसान। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी में इसमें राजस्व की वृद्धि हो जाती है। सबसे पहले आप देखोगे तो राजस्व उनका बढ़ जाता है, क्योंकि इनके द्वारा अब की बार जो कर है वो दुगना तय किया जाता है, और उसके बाद इनके जो अतिरिक्त समय बच जाता है और समय, तो ये अतिरिक्त अधिकारी जो उनकी नियुक्ति नहीं करनी पड़ती और जमींदारों को ये कार्य सौंप दिया जाता है, तो इनके बाकी अधिकारियों को अन्य क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल जाता है, और जमींदारों का वर्ग, वफादार वर्ग, वो भी तैयार हो जाता है। ये भी इनके लिए अच्छी बात रहती है। और दोषों की बात करें तो दोष अगर बात करें तो भारतीय किसानों के लिए ये व्यवस्था सबसे घातक होती है, और भारतीय किसानों को मजबूरन जो जमींदारों के द्वारा उनके साथ ज्यादती की जाती है और उनका शोषण, आर्थिक शोषण किया जाता है, और जब जमींदारी नीलाम होने लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके द्वारा बोली लगा के जमींदारी ली जाती है, और वो पैसा किसानों से वसूल करने का प्रयास किया जाता है, और किसानों का आर्थिक शोषण यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो विद्यार्थियों, हमने जाना किस तरीके से जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में भेजा जाता है, और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो कई सुधार इसके द्वारा न्यायिक सुधारों के पश्चात व्यापारिक कई सुधार किए, उसमें जो भूमि से संबंधित सुधार किए जाते हैं उनको स्थायी भूमिकर व्यवस्था, स्थायी भू प्रबंध के नाम से जाना जाता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1700, मैंने यहाँ पे डेट गलत लिख दी है, पीछे भी आपको देखना होगा, 1790 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में और 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में ये है। इसको आप यही जानो, 1790 ईस्वी में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी भू प्रबंध, और 1793 ईस्वी में ये इसे हमेशा के लिए स्थायी कर दिया जाता है। ये मिस्टेक हुई, इसके बारे में आप ध्यान दे लेना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो भू प्रबंध से संबंधित सुधार है उसके बारे में हमें जाना है, और इसमें तय कर दिया जाता है जमींदारों का हिस्सा और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, और किसानों का किस तरीके से शोषण शुरू हो जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक जमींदार वफादार वर्ग तैयार हो जाता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये चीज़ें काफ़ी लाभप्रद साबित होती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो, किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद।